नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अकाउंटिंग कोच लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। और ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यही वो चैप्टर है जिससे आप अकाउंट्स मैनेजर भी बन सकते हैं। अकाउंट्स मैनेजर से आगे बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंस मैनेजर है, सीनियर अकाउंट्स मैनेजर, सीनियर अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर है, CFO है, बहुत सारी चीज़ें। चलो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों मैं खुद एक अकाउंट्स मैनेजर हूँ और मेरे जॉब प्रोफाइल का सबसे बड़ा काम वो यही है। तो आइए देखते हैं क्या है ये चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। और मैं यहाँ पे बहुत कम टाइम लूँगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे पता है आपके पेपर आ गए हैं और आप बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेना चाहते हैं। एक दो बार सवाल कर लीजिएगा और आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? फाइनेंशियल्स बोल देते हैं इसको शॉर्ट में ना, इंडस्ट्री में इसको बोलते हैं फाइनेंशियल्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? कुछ नहीं है, नया नहीं है यार, बचपन से देखते आ रहे हो, आप सुनते आ रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चलो जी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है भी। अब जैसे कि पता है आपको कि हम कंपनीज अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंपनीज की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कानून में लिखा है यार। वो कोई कोई और सा कानून तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा यार। एक ही एक्ट पढ़ना है, एक ही कानून पढ़ना है, और वो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। अब उसमें जो चीज़ें लिखी गई है वही तो हर कोई बंदा बताएगा, चाहे अच्छा से अच्छा टीचर हो, अच्छा से अच्छा हमारे सीनियर हो, वो यही तो बताएंगे जो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरी कोशिश यही रहता है कि आप हमेशा ना सोर्स पे जाओ यार। ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? इन्फॉर्मेशन तो देने वाले तो 10 लोग मिल जाएंगे, लेकिन सोर्स तो एक ही रहेगा। बताने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो देखो जी, सोर्स क्या है? कंपनीज पूरी की पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, कंपनी की अकाउंटिंग का सोर्स क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 129 के द्वारा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाओ। जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बैलेंस शीट कैसे बनाए। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाए। डिविजुअल प्रॉफिट क्या होती है, डिविडेंड क्या है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, डिवीजन 2 क्या है, इंड AS शेड्यूल 3 क्या है। तो ये सारे के सारे देखेंगे इस चैप्टर में। चलो जी, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सेक्शन 242 सब सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्लॉज 40 है बेसिकली, है ना। 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? बैलेंस शीट बनाना है आपको। बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो याद रखना, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो ये जरूर लिखना आप, एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप ये लिखते हो ना बैलेंस शीट बनाते टाइम, तो सबसे क्लियर पता चल जाएगा कि इस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये होता है एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन केस ऑफ कंपनी कैरिंग एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर बनाई जाती है। वो क्या है? ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए है, ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए है। जो P&L है ना, वो किसके लिए है? फॉर दी फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन जो बैलेंस शीट है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये आप देखना हमेशा ना, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दी फाइनेंस, यहाँ पे क्या है? फॉर दी, एट दी एंड नहीं है, ये फॉर दी फाइनेंशियल ईयर है। फॉर दी फाइनेंशियल में पूरे फाइनेंशियल ईयर की सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो देना है वो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं। 1% कंपनी के लिए उसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो ये सब फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है यार, ये मैं तो दोबारा से कैसे, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका भी और मेरा भी। फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ये खत्म हो जाता है। ओके जी, लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है? सेक्शन 128 से लेके 138 वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लीगल रिक्वायरमेंट को डील करता है। और उसमें लिखा हुआ है भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनाना, 12191 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो ट्रू एंड फेयर विव दे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अफेयर क्या है यार? ये वो नहीं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो अफेयर होता है, वो उसकी बात नहीं हो रही है भैया। कंपनी कौन कौन से काम कर रही है, कंपनी की एक्टिविटी क्या है, वो अफेयर की बात हो रही है ना।
तो उन कंपनीज और कंपनीज के बारे में जो अफेयर है, जो उनके काम कर रहे हैं, उनका ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाना चाहिए बनाते टाइम, है ना। डिफरेंट क्लासेज ऑफ कंपनी के हिसाब से जो शेड्यूल 3 में जो प्रोवाइड किया गया है फॉर्मेट, वो यूज़ होना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही सारी चीज़ें हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाए। चलो कोई बात नहीं है, बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी, कौन कौन सी जनरल इंस्ट्रक्शन है? यही कि जो डिवीज़न 1 है वो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, डिवीज़न 1 एप्लीकेबल होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, डिस्क्लोजर पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए। अब ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा ओवरव्यू। नोट्स टू अकाउंट में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नरेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बैलेंस शीट स्टेटमेंट में सारे के सारे रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से लिए गए, ये सारे बताना होगा आपको, बस ठीक है, बता देंगे। टर्नओवर को लेकर देखो, राउंड ऑफ, या अगर लेस देन 100 करोड़ रुपीज़ है तो 100 में, 1000 में, लाख और मिलियन डेसिमल में आप राउंड ऑफ कर दो। 100 करोड़ रुपये और मोर है तो नियरेस्ट लाख, मिलियन और इसमें राउंड ऑफ कर देना। चलो अब देख लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पार्ट 1 बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, देखो यहाँ पे है ना एज एट लिखा हुआ, ठीक है। एज एट रुपीज़ में है तो रुपीज़ में आप डाल दो यहाँ पे। ओके जी, ये क्या है यहाँ पे? जैसे ना, अब अगर हम 2022 31 मार्च 2022 का बनाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा 2021 का फिगर रहेगा। ये देखो, ये लॉ में ही लिखा गया, इसीलिए आप देखोगे बैलेंस शीट हमेशा कंपैरेटिव मोड में बना होता है ना। और यहाँ पे नोट्स है किसकी, इसकी डिटेल 1 में है, इसकी डिटेल 2 में है। तो ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ये देखो जी, हाँ ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस बना लिख देंगे यहाँ पे। फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी लिख देंगे। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये यहाँ लिख देंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल, अदर और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब यहाँ लिख देंगे। ये आप एक बार याद भी कर लोगे, देख भी लोगे ना, तो जो क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पता होगा मुझे ये फॉर्मेट बनाना है, फटाफट से फॉर्मेट बना लेना और वैल्यू को पुट कर देना कि ये लायबिलिटी में जाएगा, ये एसेट में जाएगा, ये P&L में जाएगा, ये वहाँ जाएगा, बस खत्म कहानी। अगर आप इतना भी कर देते हो ना, 80% 90% भी आप हर चीज़ को अलग अलग जगह पुट कर देते हो, तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। या मतलब पूरे नहीं, जो भी स्टेप मार्किंग है आपको नंबर मिलेंगे। स्टेप, अब असेट चल देते हैं। नॉन करेंट असेट लिख दो, प्रॉपर्टी। नॉन करेंट असेट में क्या क्या आ जाएंगे? जो असेट करंट असेट नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज और अदर नॉन करंट असेट। फिर है करंट असेट्स, करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। फिर अदर करंट असेट्स आ जाएंगे, बैंक सब आ जाएगा इसी में, टोटल कर दो आप। अब आगे चलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है? करंट असेट में देख लो, करंट असेट में क्या है कि कब रियलाइज होगी। अगर कंपनी को रियलाइज होना है 12 महीने के अंदर अंदर तो उसको करंट असेट में ले लो। ऑपरेटिंग साइकिल देखना होगा, करंट लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर अंदर हमें चुकाना है। ट्रेड रिसीवेबल, जो बंदों से पैसा लेना है हमें उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड पेबल, जो बंदों को हमें पैसे देने हैं, ठीक है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको ट्रेड पेबल बोलते हैं। कंपनी से डिस्क्लोज ऑफ फॉलोइंग, ये कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया शेयर कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने शेयर सब्सक्राइब्ड हैं, इशूड है, पार वैल्यू है, राइट शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, कितने शेयर होल्डर हैं, फिर जो भी पीरियड है कितनी इसके होल्डिंग है, कितने बाय बाइट कर दिए हमने शेयर्स, कौन से कॉल अनपेड है, कौन से फॉरफिटेड शेयर्स हैं, सारी की सारी डिटेल नोट में बनानी पड़ेगी। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व कौन सा है? कैपिटल रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये डिबेट रिजर्व, ये सिंकिंग फंड रिजर्व, जो भी है ये सब आपके रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। फिर शेयर ऑप्शन, ये सब आपके नोट्स ऑफ अकाउंट में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, यार जो 1 साल से ज़्यादा के लिए बॉन्ड, डिबेंचर, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, अदर पार्टीज, डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटी, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज और फाइनेंस ऑब्लिगेशन, अदर लोन्स एंड बोरोविंग, जो भी सब क्लासिफाइड कर सकते इसको अनसिक्योर्ड में। कोई भी लोन है, गारंटी दिया हुआ है डायरेक्टर्स ने, वो सब इसमें आ जाएगा। अब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स है और अदर्स। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयड बेनिफिट, जैसे ग्रेचुटी है 5 साल बाद देना, उसका प्रोविजन आप अभी से बना के चलोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगी, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म बोरोविंग ले लो, लोन्स जो आपकी डिमांड पे बैंक को देना है, अदर को देना है, लोन और एडवांसेस रिलेटेड पार्टी से है, डिपॉजिट है, ये सब बोरोविंग जिसको आप हमें 1 साल के अंदर अंदर दे देना है।
नाउ अदर करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी मैच्योरिटी डेट करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट एक्रूड बोरोविंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये सब अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। अनपेड डिविडेंड ये सब, ठीक है। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, अनपेड मैच्योर डिवेंचर, अदर पेबल, ये सब। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, किसी को बोनस दे देना, वो 1 साल के अंदर ही दे देते हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। फिर नाउ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा आपको, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स, ये सब क्लासिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काम कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्टर है, ये है पब्लिशिंग टाइटल्स, मैनिंग राइट, कॉपी राइट, रेसिप्स, लाइसेंस, अदर्स, ये सारे हैं, तो ये भी आपको इंटेंजिबल एसेट में बताना पड़ेगा। नाउ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो करंट नहीं है, 1 से ज़्यादा साल के लिए, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इक्विटी स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप और अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ओके जी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आप देख लेना। नाउ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसी को आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। लोन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड पार्टी, अदर लोन एंड एडवांसेस, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड गुड्स, डाउटफुल अलाउंसेज ऑफ बैट एंड डाउटफुल लोन्स, ये सब आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नाउ अदर नॉन करेंट असेट्स, लॉन्ग करेंट असेट, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, सिक्योर्ड कंसिडर गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर डाउटफुल, ये सारे के सारे आपके असेट्स हैं। फिर करंट इन्वेस्टमेंट यार जो भी है टेम्प्रेरी, और 1 साल के अंदर वाली इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर हो सकती है, प्रिविलेशंस में इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट है, डिवेंचर में है, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप फॉर्म में, ये सब आपके वो हो जाएंगे, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में मतलब क्या होता है, स्टॉक को ही इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री को भी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर्स, ये सब में अलग अलग क्लासीफाई करना होगा। लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट, मोड ऑफ वैल्यूएशन, सब आपको बताना पड़ेगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में, भैया कौन कौन से तुम्हारे आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले, कौन से डाउटफुल हैं, वो सब आपको बताना पड़ेगा। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें आपके बैंक बैलेंस आ जाते हैं, चेक आ जाते हैं, कैश ऑन हैंड आ जाता है, कैश इन बैंक आ जाता है, अर्न बैलेंस विद बैंक आ जाता है, रिप्रेटेशन रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, बैंक डिपॉजिट आ जाता है। फिर नाउ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, शॉर्ट टर्म लोन से उसको भी लोन से एडवांस से रिलेटेड पार्टी और अदर्स में क्लासीफाई कर सकते हो। अदर्स में कैसे कैसे, सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड और डाउटफुल में कर सकते हो। नाउ अदर करंट असेट, अदर करंट असेट में क्या, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, कि ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्लेम अगेंस्ट दी कंपनी नॉट एक्लोज, अभी कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अभी लायबिलिटी क्रिएट हुई नहीं है, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी है, गारंटी है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है कि भैया मैंने किसी को गारंटी दे रही कि बंदा फ्रॉड हो जाएगा तो मुझे देना पड़ जाएगा, तो कंटीजेंट लायबिलिटी कंफर्म नहीं है लेकिन कंडीशन बेस्ड है, तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। डिस्क्लोजर ऑफ डिविडेंड, ये सारी। अब वो आपने बैलेंस शीट का पार्ट देख लिया था, अब देख लो जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ भी वही 2022, तो ये 2021। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस दिखा दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स में से करंट टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर डिस्कंटिन्यू, फिर प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आ जाएगा, फिर उसको आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो बेसिक और डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। नाउ जनरल रजिस्ट्रेशन, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल रजिस्ट्रेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करोगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, अदर ऑपरेटिंग लॉस जो है वो माइनस कर दो, एक्साइज ड्यूटी माइनस कर दो, ये रेवेन्यू ऑपरेशन आ जाएगा। नाउ उसके बाद ये इंटरेस्ट, अदर फाइनेंशियल सर्विस, सब आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो। नाउ फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है, अदर बोरोइंग कॉस्ट आ जाता है, एप्लीकेबल जो करंट ट्रांजेक्शन्स पे लायबिलिटी है। नाउ अदर इनकम में आप क्या क्या ले लोगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन और इन्वेस्टमेंट पे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो अदर इनकम में चली जाएगी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है, सैलरी, वेजेस, कंट्रीब्यूशन, पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो गया, ईएस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। कोई भी अदर चीज़ें है जैसे इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, नेट गेन, एडजस्टमेंट, ये सब के सब ये सब आपको बताना पड़ेगा। ये सारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चा है।
बहुत सारी चीज़ें बस उनको एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया, रेंट, रिपेयर, खर्चा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या है, रॉ मटेरियल में भी कैसे लेंगे, वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स क्या क्या है, वो सारे तरीके से आपको बताना पड़ेगा। नाउ डिविजुअल प्रॉफिट क्या आ जाता है, वो प्रॉफिट जिसको हम बांट सकते हैं। डिविजुअल प्रॉफिट जो प्रॉफिट अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के लिए, इसको डिविडेंड में बांटा जा सकता है। नाउ डिविडेंड एंड अकाउंट में ट्रीटमेंट, भैया डिविडेंड जो कैलकुलेट किया जाता है पेड अप वैल्यू शेयर पे किया जाता है, कोई भी डिविडेंड एडवांस में नहीं दिया जाता, जो कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है ना। डिविडेंड जो है वो डिक्लेरेशन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड एनी फाइनेंशियल ईयर, तो अगर डिक्लेरेट पहले करना होगा डिविडेंड को तभी वो बांटा जा सकता है। चलो जी, पूरा का पूरा तरीके से आपको लॉ पढ़ा रहे हैं ये। अब प्रोपोज डिविडेंड, डिविडेंड प्रोपोज किया जाता है AS4 के हिसाब से। प्रोपोज डिविडेंड कैसे भैया, P&L के बाद पैसा कहाँ चला जाता है, ऐसा तो है नहीं कि P&L में डिविडेंड डेबिट कर देंगे, नहीं, तो P&L से पैसा चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे तभी तो डिविडेंड पेबल और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को पैसा दोगे। फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टू बैंक कर दो, और डिविडेंड टू बैंक कर दो, डिविडेंड पेबल टू डिविडेंड बैंक कर दो, तो आपको इस तरीके से ड्यू और पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। नाउ इंटरिम डिविडेंड भी दिया जा सकता है कि साल के अंदर ही कोई डिविडेंड देना है। फिर इंटरिम डिविडेंड के केस में क्या, इंटरिम डिविडेंड टू इंटरिम डिविडेंड पेबल, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेबल। यहाँ पे ड्यू की एंट्री कर रहे हो आप, और जब ओपनिंग करो सेपरेट डिविडेंड बैंक अकाउंट क्रिएट कर दो, तो डिविडेंड बैंक टू बैंक अकाउंट, फिर डिविडेंड बैंक या डिविडेंड टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वहाँ पे सारा का सारा बैंक से पैसा निकल के डिविडेंड बैंक और डिविडेंड टैक्स पेबल अकाउंट में चला गया। फिर इंटरिम डिविडेंड टू डिविडेंड बैंक हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड बैंक से पेमेंट हो रही है, क्योंकि पहले ही बैंक से हम डिविडेंड बैंक में लेके जा चुके हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरिम डिविडेंड और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे आ जाएगा। अब ये सारे का सारा आप डिविडेंड से रिलेटेड है, कोई अकाउंटिंग एंट्रीज का इफेक्ट है नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को आप कर दो कम और ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट कर लो, ये सीधे P&L में, ये एप्रोप्रिएशन में ही जाता है, P&L में ही टैक्स घट जाता है। फिर एडवांस टैक्स में एडवांस टैक्स टू बैंक की पेमेंट कर दो। शॉर्ट प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन जो एक्चुअल टैक्स लेस देन 1 ईयर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को आप शॉर्ट प्रोविजन से डेबिट कर दो टू प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स टू प्रोविजन फॉर टू P&L अकाउंट जो मोर देन है, ठीक है। इस तरीके से प्रोविजन क्रिएट हम कर लेंगे। अब है प्रोविजन फॉर टैक्स टू एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स के लिए भी हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर रखा था, तो प्रोविजन से एडवांस टैक्स की लायबिलिटी क्लियर कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स रिफंड ड्यू टू एडवांस टैक्स, अगर टैक्स का रिफंड हमें मिलता है तो, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू टैक्स रिफंड ड्यू अकाउंट, ये है। अब यहाँ पे कि एक ट्रायल बैलेंस है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस चाहिए, बिना ट्रायल बैलेंस के तो आप कर नहीं सकते। तो अभी तक जो हमने पढ़ा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, और अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझेंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे प्रैक्टिकल को भी डिस्कस करने जा रहे हैं।